नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्वनि का लास्ट वीडियो देखेंगे। उसमें हम लोग लगभग 4 वीडियो देख लिए हैं, उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए हैं। बाकी बचा ऑब्जेक्टिव जो है आज क्लियर करेंगे। तो यूथ कंपटीशन बुक से ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे थे दोस्तों। इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेईई, पारा मेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि जितना भी एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रश्न का संकलन है दोस्तों, चैप्टर वाइज। इसमें भाग वाना स्टार्ट किए थे, इसमें लगभग 1400 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं। बाकी बचा ऑब्जेक्टिव हम लोग आज सोल्व करेंगे। ध्वनि को कंप्लीट करेंगे। ध्वनि जो है दोस्तों 7वां चैप्टर है। 6 चैप्टर को हम लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग ध्वनि को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ध्वनि का लास्ट टॉपिक है ध्वनि के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें ध्वनि के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि ध्वनि में क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इसी चैनल के नाम से पहले टेलीग्राम चैनल है शिक्षा दर्शन के नाम से, उसमें ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ वीडियो का लिंक वगैरह उसमें सेंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से। कह रहा है दोस्तों, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए कह रहा है कि ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? आयाम, ऑप्शन ए में कह रहा है, बी में कह रहा है वेग, सी में कह रहा है आवृत्ति और डी में कह रहा है हर्ट्ज। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आवृत्ति और हर्ट्ज दोनों एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि आवृत्ति का यूनिट है हर्ट्ज। आवृत्ति का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। तो बोल रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो हर्ट्ज जो है दोस्तों वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। अब उसकी विशेषता कौन है? आवृत्ति। आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी कि यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। हर्ट्ज जो है से इसका विशेषता नहीं है, इसका यूनिट है आवृत्ति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्कशन कहते हैं। डिस्कशन कहता है दोस्तों, हर्ट्ज ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का क्या है? मात्रक है। ध्वनि तरंगे की 5 विशेषता है। कौन कौन? तरंग है, कौन है? पहला तरंगदैर्घ्य, दूसरा आयाम, तीसरा कालावधि, उसको टाइम पीरियड कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं, और चौथा आवृत्ति, और पांचवा क्या है? वेग या गति। पांचवा 5 प्रकार की इसकी विशेषता है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। वायु में जब ध्वनि चलती है दोस्तों, तो कौन सी तरंगे के रूप में चलती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है। आपको लग रहा है सर अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के साइंस का 40वां वीडियो देखिएगा। 40वां वीडियो में क्या है कि ध्वनि के बारे में अच्छा से चर्चा है। ध्वनि के बारे में अच्छा से पढ़े थे हम लोग, सब्जेक्टिव पढ़े थे। और 37वां वीडियो में दोस्तों तरंग के पढ़े थे। तरंग ही क्या है? तरंग से ही उत्पत्ति होता है ध्वनि का और प्रकाश को। तो अभी ध्वनि पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रकाश पढ़ेंगे। उसमें भी तरंग का ही प्रयोग होता है कि कौन सी तरंग पे काम करता है प्रकाश और कौन सी तरंग पे काम करता है ध्वनि। तो चलिए, ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग किससे डिवाइड हुआ है? तो अनुदैर्घ्य तरंग यांत्रिक तरंग से डिवाइड हुआ है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग कितने प्रकार में डिवाइड हुआ है? 2 प्रकार में, एक अनुदैर्घ्य में और दूसरा अनुप्रस्थ में। तो अगर जो आपको बोल दे कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग भी है, यांत्रिक तरंग भी है। चलिए अब आता है इसका तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में रिलेशन क्या होता है, कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों वेग बराबर फॉर्मूला होता है, वेग बराबर किसी भी तरंग का वेग, आपको प्रकाश का वेग रहे या क्या रहे, ध्वनि का वेग रहे, दोनों का सारा वेग एक ही होता है। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति होता है इसका फॉर्मूला, यानी v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ या एन कहते हैं इसको, आवृत्ति को। ये होता है इसका वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है दोस्तों, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। देखिए डिस्कशन कर रहा है, एकल आवृत्ति की आवाज को स्वर या टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको स्वर कहिए। एकल आवृत्ति की आवाज को स्वर या टोन कहते हैं, उसको टोन। जब कोई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है, यानी मिक्स किया जाता है, कई आवृत्तियों को मिक्स किया जाता है, तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है। उसे क्या कहते हैं? नोट कहते हैं। क्या उसके कहते हैं? नोट कहते हैं। यानी कई प्रकार की आवृत्ति को मिक्स करके एक आवृत्ति बनाया गया, उसको क्या कहेंगे? उसको नोट कहा जाता है। उदाहरण, एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियां, भिन्न भिन्न पिच, आवाज और आयाम की जोर यानी टोन होती है। देखिए
साउंड जब सॉन्ग बजता है दोस्तों तो उसमें कई प्रकार की आवृत्ति होता है, उसमें कई प्रकार की टोन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको नोट कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की आवृत्तियों को मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, मान के चलिए कि धातु है, धातु ऐसा जगह पे है जहां पे हम देख नहीं सकते हैं या वहां पे पहुंच नहीं सकते हैं, और उसमें पता लगाना है हमको कि इसमें दरार है या कोई खंड है या फिर कितना दूरी पे है। इसको पता लगाने के लिए हम किसको प्रयोग करते हैं, तो इसको पता लगाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं पराध्वनिक को। किसको प्रयोग करते हैं, पराध्वनिक को हम लोग प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं, पराध्वनिक को प्रयोग करते हैं। कैसे पराध्वनिक काम कैसे करता है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो चलिए इसका डिस्कशन कहता है, पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है, मतलब उसकी आवृत्ति जो होता है उच्च होता है। ये अवरोधों की उत्पत्ति में से एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। इनका उपयोग धातु ब्लॉकों यानी कहने का मतलब ब्लॉक कहने का मतलब पिंड, यानी धातु के पिंड में दरार अन्य दोष को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक को। तथा इन भागों को साफ करने के लिए उपयोग भी किया जाता है, मतलब कि दोस्तों उसमें अगर जो कोई डस्ट वगैरह है तो उसको साफ करने के लिए उपयोग किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक को ही प्रयोग किया जाता है। जहां तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिली कार्नली, तो वहां तक आदमी को पहुंचना बहुत कठिन है, तो किससे उसको साफ सफाई करेंगे, तो पराध्वनिक से साफ सफाई करेंगे। उसमें क्रैक है, डेंट है, उसको पता लगाने किसका प्रयोग करते हैं, तो पराध्वनिक का प्रयोग करते हैं। विषम आकार पुर्जे इलेक्ट्रॉनिक आयाम, जैसे हो गया घड़ी के पुर्जों को साफ सफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको भी पराध्वनिक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 89, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89, प्रति सेकेंड इकाई, क्या कह रहा है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, प्रति सेकेंड कह रहा है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग तीव्रता। क्या कहते हैं, तीव्रता। गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं प्रति सेकेंड में। कह रहा है कि प्रति सेकेंड इकाई में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को मात्रा को क्या कहते हैं, तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। तीव्रता का यूनिट क्या है दोस्तों, तो तीव्रता का यूनिट आपको पता है क्या है, ध्वनि का तीव्रता का यूनिट क्या है, डेसिबल। क्या है, डेसिबल है तीव्रता का यूनिट। अब आपको पता होगा पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कितना डेसिबल मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कितना लाभदायक है, सारा हम लोग देखे थे, कितना डेसिबल से कितना डेसिबल पर क्या होता है मानव के शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है दोस्तों, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डॉट डॉट कहा जाता है। फिर से वही बात है, एकल आवृत्ति अगर जो कह दिया कि एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहते हैं, उसको टोन कहते हैं दोस्तों, टोन स्वर तान कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। और टोन के मिक्स को क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। जो संगीत में यूज होता है उसको क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। उसमें हर एक प्रकार की टोन का यूज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दोस्तों, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकरा कर वापस आने वाली डॉट 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 के द्वारा मार्ग के बाधाओं को पता लगाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि चमगादड़ जो है, जब चमगादड़ चलती है तो अपनी रास्ता में जो बाधा उसका आता है, जो बाधा आता है उसको पता कैसे लगाता है, वो दूर से ही पता लगा लेता है कि हाँ हमारे रास्ता में इतना दूर पे बाधा है, या यहाँ दीवार है, यहाँ पे और कुछ है। तो कैसे पता लगाता है वो दोस्तों, वो क्या करता है कि अपना शरीर से अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न करता है, और वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर यहाँ से भेज देता है अल्ट्रासोनिक तरंग। और जब अल्ट्रासोनिक तरंग किसी से टकराएगा तो उसके पास वापस चला आएगा, तो वापस आने से वो क्या समझ लेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ अवरोध है। और जब अल्ट्रासोनिक तरंग नहीं टकराएगा, मतलब कि उसके पास वापस नहीं आएगा, तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई अवरोध नहीं है, ये खाली है। तो कौन से तरंग से पता करता है, वो अल्ट्रासोनिक तरंग से पता करता है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, चमगादड़ प्रस्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक, और हिंदी में क्या कहते हैं, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगों उत्पन्न करते हैं। क्या करता है, उत्पन्न करके क्या करता है, यहां से भेज देता है आगे, और इसकी सहायता से अपने शिकार व रास्ता को खोजता है, यानी कि रास्ता भी खोजता है कि हाँ यहाँ पे अवरोध है कि नहीं है, खुला है या अवरोध है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति के प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे अवरोधों या
कीटों से टकराकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचता है, यानी कि फिर से चमगादड़ के पास पहुंच जाएगा घूर के, यानी रिफ्लेक्ट होकर के, परिवर्तित होकर के। तो क्या समझ जाएगा चमगादड़ कि हमारे आगे कुछ न कुछ है। इन प्रवृत्तियों स्पंदों की सहायता से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति को क्या करता है, तथा आकार भी जान लेता है कि कितना आकार का अवरोध है या फिर और कोई वस्तु है। किससे करता है, तो प्रसरव तरंग से। उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनिक साउंड बोलते हैं। ये तीनों का आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 का आ रहा है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यहां पर रिक्त स्थान दे दिया, कह रहा है ध्वनि की पिच इसकी डॉट 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 पर निर्भर करती है। जो ध्वनि का पिच जो है दोस्तों, जो ध्वनि का पिच है किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। आवृत्ति का यूनिट क्या है, हर्ट्ज है। तो ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। आवृत्ति ही बताएगा कि ध्वनि का पिच कैसा है, ज्यादा है या कम है। आपको पता होगा पिच के कारण ही मेल और फीमेल के स्वर में डिफरेंस आता है। किसके कारण, पिच के कारण। अगर जो पिच ज्यादा है, पिच कम है, तो उससे क्या होता है कि मेल और फीमेल के आवाज में क्या डिफरेंस किसके कारण आता है, पिच के कारण आता है। फिर इसका डिस्कशन क्या रहा है दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार की कंपन या विक्षोभ है। आपको पहले ही बताए थे, जब डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग शुरू में बताए थे कि ध्वनि एक प्रकार के क्या है, कंपन या विक्षोभ है। विक्षोभ माने डिस्टर्बेंस, जो किसी ठोस, द्रव, गैस जैसे माध्यम से होकर संचारित होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी न किसी माध्यम से होकर ही संचारित होता है, बिना माध्यम के ध्वनि संचारित नहीं होता है। फिर कह रहा है ध्वनि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अभी बताए थे यहाँ यांत्रिक तरंग का भाग है कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक तरंग में दो प्रकार के तरंग थे, कौन कौन, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। तो ये कौन सा वाला है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, फिर से कह रहा है एवं ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि का पिच जो है दोस्तों वो किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिन अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, उसको क्या बोलते हैं, सोनिक वेव बोलते हैं उसको। इसकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा की जाती है एवं इन्हें हम श्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। फिर कह रहा है ध्वनि तरंगों की संचारण हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है। निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम के प्रत्यास्था, घनत्व और टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। फिर से वही बात है दोस्तों, लाउडनेस या सॉफ्टनेस की, कि इसका देखिए कोई ध्वनि होता है ज्यादा चुभता है, कोई ध्वनि लगता है मोटा है। तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस निर्धारित कौन करता है, वो करता है आयाम करता है दोस्तों। कौन करता है, आयाम से पता चलता है कि ध्वनि क्या है, लाउडनेस और सॉफ्टनेस है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ध्वनि का जो तारतम्य है दोस्तों, तारतम्य वो किस पर निर्भर करता है, पिच। तो फिर से आ गया, तारतम्य क्या है, पिच क्या है, किस पर निर्भर करेगा, तो आवृत्ति पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। फिर से कह रहा है दोस्तों, देखिए डिस्कशन कर रहा है ध्वनि का तारतम्य या पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि का तारतम्य उच्च होता है वह ध्वनि पतली, जिसकी पिच जो है दोस्तों, पिच उसका ज्यादा होगा, जिसकी पिच ज्यादा होगा वह आवाज कैसा होगा, पतला होगा। और पतला कहने का मतलब फीमेल का आवाज जो होता है उसका पिच क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उसका क्या होता है, पतला आवाज होता है। और जिस ध्वनि की पतली और उच्च आवृत्ति होती है उसका आवाज कैसा हो, पतला होता है। तथा जिस ध्वनि का तारतम्य कम होता है, यानी कम होगा, निम्न होगा, तो आवाज कैसा हो जाएगा दोस्तों, मोटा होगा। वो कैसा, किसकी आवाज होगा, वह मेल की, मैक्सिमम मेल का आवाज होता है कैसा, मोटा आवाज होता है। तो उसका तारतम्य क्या होता है, कम होता है। वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति का होता है, जिसके कारण महिलाओं के आवाज का तारतम्य पुरुषों के आवाज का तारतम्य से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अधिक रहेगा तो पतला रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति का पहचान करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, आवृत्ति को पहचान करना यानी पिच को पहचान करना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम पिच कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे पिच कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कह रहा है ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है। ध्वनि किसके माध्यम से चलती है,
हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें प्रदान कर दिए। क्या प्रदान करती है? तो हमारे कान तक पहुंच के दोस्तों ध्वनि का संवेदना प्रदान करती है। वो चलती कैसे है, वो कौन सी तरीका से चलती है और उस कौन सी तरंग पे चलती है, इसके बारे में देखिए कह रहा है डिस्कशन में, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और कैसे चलती है, और हमारे कानों तक पहुंचकर ध्वनि का संवेदना प्रदान करती है। ध्वनि उत्पत्ति द्रव्य पिंडों में दोलन प्रकार होता है। कैसे होता है दोस्तों? दोलन प्रकार होता है। दोलन में वायु का दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं और जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ती है। दोस्तों कुछ विशेष इसके पास वेग होता है कि वायु में कितना वेग से बढ़ेगी, द्रव में कितना वेग से बढ़ेगी और ठोस में कितना वेग से बढ़ेगी। इसके पास विशेष प्रकार की वेग होती है। इनके ही ध्वनि तरंग कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको ध्वनि तरंग कहा जाता है। जब ये तरंग कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदना होती है। जब कान में कोई कहता है कि कान के पर्दे से टकराती है तो क्या होता है? ध्वनि संवेदना होती है कि हाँ वहां से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। इस तरंग की विशेषता यह है कि इनमें परिवर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? परिवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में जितना दोलन करेगा दोस्तों उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कह रहा है अल्ट्रासाउंड तरंग संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें कथन, दो कथन दिया हुआ है, उस कथन के बारे में चर्चा कीजिए कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए में कह रहा है ये उच्च आवृत्ति के तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड आपको पता है कि उच्च आवृत्ति के तरंगे हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले आवृत्ति वाले तरंग को क्या कहते हैं? हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ये तो उस तरंग वाले है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए गलत है, यानी कि ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है उनका उपयोग उद्योगों में, चिकित्सा में, प्रयोजनों में किया जाता है। सही बात है, इसका प्रयोग किया जाता है। वे बाधाओं की उपस्थिति में अच्छी तरह से परिभाषित पथ के बीच यात्रा करता है। जैसे चमगादड़ यूज करता है, क्या किस लिए यूज करता है? क्योंकि आगे उसको बाधा को पता लगाने में या और किसी वस्तु के उपस्थिति को पता लगाने में प्रयोग करता है चमगादड़। किसको करता है? अल्ट्रासोनिक वेव के करता है या पराश्रव्य तरंग को करता है। फिर कह रहा है दोस्तों दोषपूर्ण स्थानों में अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता है। गलत बात है। दोषपूर्ण स्थान से भी अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंब करता है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए डी सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। आगे अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है प्रतिध्वनि इको। आप देखते होंगे कहीं पहाड़ वगैरह या फिर और कहीं पे जंगल वगैरह में आप एक बार बोलेंगे तो 2 बार सुनाई देगा, या फिर कई बार आवाजों में सुनाई देता है। वही आवाज को 2 बार 3 बार सुनाई देता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिध्वनि। इसका डिफिनेशन हम लोग स्टार्टिंग में ही जब सब्जेक्टिव को डिस्कस किए थे तो हम लोग देखे थे कि प्रतिध्वनि है तो होता क्या है और उसके लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए, और क्यों मिनिमम डिस्टेंस पर रहना चाहिए, वो सारे बातों को डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा दोस्तों एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो इसको हम लोग फॉर्मूला से निकाले थे पिछले वीडियो में, यानी कि उसमें निकाले थे हम लोग 16 पॉइंट कुछ मीटर था, उसको हम लोग 17 मीटर लेके चले थे। इसके लिए कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, 17 मीटर। न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कह रहा है दोस्तों ध्वनि तरंगे के प्रवर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पूर्णावृत्ति क्या कहलाता है? देखिए पूर्णावृत्ति जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। जो वही ध्वनि द्वारा सुनाई दे उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कोई वस्तु से कितना दूरी पर होना चाहिए? मिनिमम 17 मीटर दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, 3 सेकंड बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। कितने सेकंड बाद दिया? 3 सेकंड बाद। अब कह रहा है यदि ध्वनि की गति कितना है? 346 मीटर पर सेकंड है। कितना कह रहा है दोस्तों? 346 मीटर पर सेकंड है। तो वह लड़का चट्टान से कितना दूर पर है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको कह दिया कि चट्टान और लड़का के बीच में, मान के चलिए कि यहाँ लड़का खड़ा है, अब यहाँ पे चट्टान है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां से ही ताली बजाया और यहां से यहां तक की जब ताली बजाया तो 3 सेकंड बाद, कितना सेकंड बाद? 3 सेकंड बाद इसको सुनाई दे दिया दोस्तों। तो आपको पता है जब सुनाई दिया होगा तो पहले तो ध्वनि यहां गया होगा, एक बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जब वापस आया होगा तभी इसको सुनाई दिया होगा, दूसरा बार ट्रेवल किया होगा तब। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि डबल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 3 सेकंड में कितना कर लिया? डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है।
अब आपको निकालना है एक ही डिस्टेंस से यहां तक की दूरी निकालना है दोस्तों। आपको स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी कितना दे रखा है 346 मीटर पर सेकंड। कितना दे दिया वेलोसिटी 346 मीटर पर सेकंड। अब आपको लग रहा होगा कि सर जब 3 सेकंड में यहां से यहां आ जाएगा तो हमको लग रहा है कि वो 1.5 सेकंड में क्या होगा कि पहुंच जाएगा, ये मतलब कि पत्थर के पास पहुंचा होगा 1.5 सेकंड में, और 1.5 सेकंड में लड़का के पास पहुंचा होगा। यानी कि कुल मिला के इसकी दूरी तय करने में 1.5 सेकंड ही लगा होगा। पत्थर से लड़का की दूरी तय करने में 1.5 सेकंड लगा होगा। अब आपको पता है कि 1 सेकंड में 346 मीटर चलता है, तो 1.5 सेकंड में कितना चलेगा, तो इसमें गुना कर दीजिए 1.5 से। यहाँ पे बटा में 10 कीजिए, इसको गुना करने पर आ जाता है दोस्तों, आपको गुना करने पर आ जाएगा आपके पास 519 मीटर पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 519 मीटर जो है से इसको गुना करने पर आ जाएगा। कितना दूरी होगा वस्तु से लड़का की दूरी 519 मीटर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कह रहा है दोस्तों कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी पर से परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं उसको? प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिध्वनि या इको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 102, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 102 दोस्तों, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? देखिए दोस्तों, ऑडिटोरियम हो गया या सिनेमा हॉल हो गया या और कोई ऐसा संस्थान हो गया जहां पे मतलब कि साउंड उत्पन्न होता हो, तो उसको जब वहां इको उत्पन्न नहीं करने के लिए, यानी इको से वंचित रहने के लिए उसकी दीवार को किससे ढका जाता है? तो उसको दोस्तों उसको दीवार को हम लोग फाइबर बोर्ड से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं? फाइबर बोर्ड से ढक देते हैं। क्यों ढकते हैं दोस्तों? क्योंकि वह साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? वो साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है। अगर जो हम चिकना सतह बना देंगे दोस्तों तो साउंड को क्या कर देगा? वह रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वहां पे क्या उत्पन्न होगा? इको उत्पन्न होने लगेगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? फाइबर बोर्ड का उपयोग करते हैं। या फिर दीवार को क्या कर देते हैं दोस्तों? नॉर्मली खुरदुरा कर देते हैं। उसको दीवार को क्या कर देते हैं? खुरदुरा कर देते हैं, चिकना नहीं रखते हैं। कह रहा है डिस्कशन में, इसका ऑप्शन बी सही है। कह रहा है डिस्कशन में फाइबर बोर्ड एक प्रकार की लकड़ी का उत्पाद है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतें और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? क्योंकि वहां से आवाज जो है रिफ्लेक्ट न करे। फिर से क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है दोस्तों, एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। फिर से वही बात है, 3 सेकंड में कहां आ गई? वापस आ गई। तो पर ध्वनि की गति है 342 मीटर पर सेकंड, तो स्रोत से कितना दूरी पर है? तो जगह देखिए, फिर से वही बात है, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह है और यहाँ पे कोई मनुष्य है, यहाँ से आवाज निकाला, तो 3 सेकंड में क्या हुआ? यहाँ गया और इसके पास भी आ गया 3 सेकंड में। तो आप सोच रहे होंगे कि 3 सेकंड में जब मनुष्य से पत्थर तक गया, पत्थर से वापस चला आएगा, तब सिर्फ है मनुष्य से पत्थर पर जाने में कितना सेकंड लगा होगा? 1.5 सेकंड लगा होगा। तो आपको 1 सेकंड का स्पीड दिया तो 1.5 सेकंड में गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसका। यानी कि इसको अगर जो हम निकालेंगे तो इसका आएगा 513 मीटर आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 513 मीटर आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। पिछले ऑब्जेक्टिव की तरह बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है लगातार या एकाधिक ... के कारण प्रतिध्वनियों में से एक से अधिक बार सुना जाता है, एक से अधिक बार सुना जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको परावर्तन बोलते हैं। कह रहा है लगातार या एकाधिक के ... के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जाता है, तो परावर्तन के कारण एक से अधिक बार सुना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 का देखिए दोस्तों, कह रहा है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल कितना होना चाहिए? तो इसका आप देखिए दोस्तों, दूरी तो आपको पता है कि 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, लेकिन कम से कम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो समय अंतराल होना चाहिए दोस्तों 0.1 सेकंड। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड होना चाहिए। क्योंकि मानव के जो ईयर है दोस्तों, वो 1 सेकंड का 10वां भाग ही, 1 सेकंड का 10वां भाग के ध्वनि को ही अच्छा से सुन सकता है। अगर जो 1 सेकंड के 10वां भाग के पहले अगर जो कोई ध्वनि आ जाएगा, मान के चलिए कि 0.1 बोले, 0.1 से ज्यादा ही होना चाहिए अच्छा से सुनने के लिए। अगर जो हम 0.05 कर देंगे, यानी कि उसके भी आधा कर देंगे, तो हम ध्वनि को सुन नहीं पाएंगे। इसके लिए कितना कम से कम कितना सेकंड, कितना अंतराल पर आना चाहिए वो ध्वनि? तो वो ध्वनि आना चाहिए 0.1 सेकंड के अंतराल पर आना चाहिए, यानी कि सेकंड के 10वां भाग पे आना चाहिए। फिर से कह रहा है दोस्तों, एक समुद्री विक्षोभ जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है। यानी कि जब समुद्र में चल रहा होगा दोस्तों जहाज, तो एक तरंग भेजा, ध्वनि एक तरंग भेजा धरातल के तल पर, मतलब कि अंदर भेजा, वो अपने कहां भेजा?
समुद्र के तल पर भेजा एक ध्वनि को, फिर जो 2.5 सेकेंड के बाद प्रतिध्वनि या अनुगूंज प्राप्त होता है। फिर से कह रहा है दोस्तों, जब तल पर भेजा तो तल से टकरा करके 2.5 सेकेंड में उसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो समुद्री जहाज में ध्वनि की गति था 1200 मीटर पर सेकंड। कितना था? 1200 मीटर पर सेकंड था। समुद्र की गहराई क्या है? आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि समुद्र से गहराई क्या है। तो फिर से आप देखिए, यहां से टकरा के वापस जाने में कितना समय लिया? 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड लिया। सिर्फ और सिर्फ आने में कितना लिया होगा दोस्तों? तो 2.5 के आधा कर देंगे, 2.5 के आधा कर देंगे, यानी कहने का मतलब हो जाएगा दोस्तों 1.25 सेकेंड जो है से इसको टकरा करके सिर्फ टकराने में समय लगा होगा। और कितना दिया है, दूरी कितना दिया है दोस्तों? आपको दे दिया है 1200 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है? 1200। तो 1.25 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? इसको मल्टीप्लाई करने से आपको हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1500 मीटर हो जाएगा। कितना दूरी हो जाएगा? 1500 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए 1200 मीटर पर सेकंड इंटू 1200 मीटर पर सेकंड इंटू 1.25 सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? 1500 मीटर हो जाएगा। कितना दूरी है? 1500 मीटर है दूरी धरातल के। आप दोबारा देखिए, दोबारा न्यूमेरिकल बनाने से क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है दोस्तों, ध्वनि दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिमाण होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं गूंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गूंज कहते हैं। ध्वनि दृढ़ता डिस्कशन कर रहा है, ध्वनि दृढ़ता जो दोहरे प्रवृत्ति परिणाम होती है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सॉरी, इसको गूंज नहीं, प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? गूंज नहीं, प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिणाम होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं, जो किसी ठोस द्रव गैस से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो कितने देर तक रहती है दोस्तों? कितने देर तक? मिनिमम 0.1 सेकंड तक रहती है। कितना सेकंड तक? 0.1 सेकंड तक रहती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई, 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, जो प्रतिध्वनि सुनाई दी। तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है जब ध्वनि का स्पीड दे दिया है? तो फिर से आपको वही डिस्टेंस पर निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है, एक बड़े हॉल की दीवार में, एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परिवर्तित होकर परिवर्तित को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि का अनुभूति बनी रहती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। बार बार जब टकरा कर हमारे पास आता है परिवर्तित होकर आवाज, उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है दोस्तों, एक ध्वनिक अनुनाद या प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, नियत स्वरमान पर गूंजता है, उसको कहते हैं स्वर द्विभुज या ट्यूनिंग फॉर्म बोलते हैं, ट्यूनिंग फॉर्म बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 112, क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम दूरी आपको पता है 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है, 113 कह रहा है, इस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि निरंतर आभास होती है? निरंतर आभास होती है या सुनाई देती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है दोस्तों, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य या परसिस्टेंस ध्वनि की परिवर्तन की पुनरावृत्ति परिणाम, और इसे डॉट 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 कहा जाता है। क्या कहते हैं उसका पुनरावृत्ति परिणाम को? उसको बोलते हैं दोस्तों अनुरणन। अनुरणन क्या होता है? एक सभागार में ध्वनि का सतत ध्वनि परिवर्तन या पुनरावृत्ति का परिणाम, जिसे क्या अनुरणन कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कह रहा है दोस्तों, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगे डॉट 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 के कारण सुनाई देती है। किसके कारण सुनाई देती है? तो विवर्तन के कारण सुनाई देती है दोस्तों। परावर्तन के कारण नहीं, परावर्तन के कारण हो जाएगा प्रतिध्वनि, लेकिन विवर्तन के कारण क्या होता है? किसी अन्य रूम से क्या आता है? आवाज आने लगता है। उसके बाद आ गया दोस्तों छठा टॉपिक है सोनार। क्या है? सोनार।
अब सोनार में देखेंगे कि सोनार या रडार में क्या होता है, कौन सी तरंग यूज करते हैं। तो चलिए सोनार टॉपिक, ध्वनि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोनार रडार। इसको पहले विस्तृत रूप जानते हैं, सोनार को क्या बोलते हैं। तो सोनार को बोलते हैं दोस्तों साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या बोलते हैं, रैंगिंग। रडार को क्या बोलते हैं दोस्तों, रेडियो। रडार को बोलते हैं रेडियो, बोलते हैं रेडियो, रेडियो, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या बोलते हैं, रैगिंग या रेजिंग भी बोलते हैं, रेंजिंग भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है क्वेश्चन नंबर 116 से, क्वेश्चन नंबर 116 से जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है उसको डिस्कस करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है दोस्तों, सोनार एक उपकरण है जो डॉट 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 वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करता है। सोनार क्या है, एक उपकरण है दोस्तों। उसका कहां, पानी के नीचे, कहां, पानी के नीचे उपयोग करते हैं सोनार को। सोनार एक उपकरण है जो पानी के भीतर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करता है। ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 117 क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117, अधोजल वस्तुओं या अंडर वाटर सब्जेक्ट, मतलब कि ज्यादा जल में नहीं हो, अधोजल हो। फिर से कह रहा है अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगे का प्रयोग करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, उसको सोनार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, सोनार कहते हैं। सोनार कौन सा तरंग उपयोग करता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रयोग करता है। सोनार अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है 118, इको कार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, वो संबंधित है दोस्तों डॉपलर इफेक्ट से। अब आपको लग रहा है डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है दोस्तों, कह रहा है इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार के अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसे ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों में उठने वाले ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों के वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जाता है। किसके माध्यम से दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम से। वो कौन सा है, डॉपलर इफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, तो पूछ दिया सोनार का पूर्ण नाम। सोनार का मतलब कि फुल फॉर्म पूछ रहा है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये बताएंगे सोनार का फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग या रीचिंग। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 120 का रहा है कि सोनार का संक्षिप्त शब्द क्या है। सोनार का फिर से साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग कहिए या रेटिंग कहिए, सब सेम है। रेजिंग, सोनार नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 121 का रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से सोनार की मदद से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तो सोनार की मदद से पानी में ही मापा जाता है। तो क्या है, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापा जाता है सोनार के मदद से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 का रहा है, शब्द रडार किसके व्युत्पन्न है। शब्द रडार जो है दोस्तों किसके व्युत्पन्न है, तो है ऑप्शन डी सही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। कह रहा है दोस्तों रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार हुआ था 1922 में दोस्तों। किसने किया था, टेलर एंड लियो यंग ने। किसने किया था, टेलर एंड लियो यंग ने किया था रडार का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, कह रहा है 123, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों, तो है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ट्रांसमीटर क्या करता है दोस्तों, ट्रांसमीटर क्या करता है, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। और डिटेक्टर क्या करता है दोस्तों, कैच करता है कि कितना देर में जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो आ रहा है,
कितना टाइमिंग लगा रहा है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, डिटेक्टर क्या करता है, उसको कैच करता है। तो दो प्रकार के उपकरण लगे होते हैं दोस्तों सोनार में, कौन सा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, क्या रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियां, घाटियां, पनडुब्बियां, हिमशैली आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 124, उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 8 प्रकाश लाइट। इसको अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।